हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। हमने इसके राज्यारोहण और राज्यारोहण के बाद इसके उत्तराधिकार जो दो चुनौतियाँ मिली उसको पढ़ा। इसकी होम पॉलिसी गृह नीति, हमने इसके राजत्व के सिद्धांत को पढ़ा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इसके समय वजीर की शक्ति जो सर्वोच्च शिखर पर थी सल्तनत काल में, हमने पढ़ा। इसकी राजस्व व्यवस्था को हमने पढ़ा, जिसमें ये बाकी करों को हटा के 4 कर खिराज खम्स जज्जिया जक़ात इसने किया वो पढ़ा। और इसके बाद इसकी राजस्व व्यवस्था में कमियां क्या थी वो हमने देखी। तो आज हम 5वां पॉइंट लेते हैं, सिंचाई को प्रोत्साहन, है ना। इसके लिए क्या उसने तरीके अपनाए। तो कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नहरों का निर्माण करवाया। इसने जो है फिरोज तुगलक ने 5 नहरें खुदवाई थी अपने शासनकाल में। तो नहरों का निर्माण करवा के सिंचाई के साधनों का विकास करना फिरोज की सबसे महत्वपूर्ण लाभदायक देन मानी जाती है। तो परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है नहरों कब में सर्वाधिक योगदान फिरोज तुगलक का ही रहा। तो इन उसके आज्ञा से 5 बड़ी नहरें खोदी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण नहर थी यमुना नदी से लेकर के हिसार, जो हरियाणा में हिसार है, शहर वाली थी, जो ये सबसे लंबी थी ये नहर, जो लगभग 150 मील जो है इसकी लंबाई थी। फिरोज ने सिंचाई हेतु नदियों पर बांध भी बनवाए, यानी पानी को जगह जगह रोक के खेतों में सप्लाई की जा सके, तथा तालाबों का निर्माण भी कराया ताकि बरसात का पानी इकट्ठा हो और उससे सिंचाई में काम लिया जाए। सिंचाई तथा यात्रियों की सुविधा के लिए 160 कुएं भी खुदवाए उसने, ताकि इनका सिंचाई में उपयोग हो और रास्ते में यात्रियों के लिए जल आदि की व्यवस्था में काम आए। इन सब से सैकड़ों वर्ग मील क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई। तो ये जो हुआ 160 कुएं और नहरें खुदवाई, इससे सैकड़ों वर्ग मील क्षेत्र में जो है खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई। नहरों के आसपास नई बस्तियां भी बस गई। जो क्षेत्र खाली थे वो तो उन क्षेत्रों में नहरों के आसपास नए गांव भी बस गए थे। तो इसने सिंचाई के लिए कार्य किया। नेक्स्ट लेते हैं 6 नंबर पे सार्वजनिक निर्माण कार्य यानी पब्लिक वर्क में। तो फरिश्ता कहता है, फरिश्ता जो मध्यकाल का एक बड़ा इतिहासकार था। तो फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने अपने शासनकाल में क्या क्या करवाया। तो 40 मस्जिदें बनवाई, 30 विद्यालय बनाए यानी मदरसे बनवाए, 20 महल बनाए, 100 सराय, सराय यानी धर्मशाला है ना, 100 सराय या धर्मशालाएं बनाए, 300 नगर, ये बड़ा चढ़ा के लिख रहा है, 300 नगर नए बसाए, 100 अस्पताल बनवाए, 5 मकबरे, मरने वाले की समाधियाँ मकबरे बनवाए, 100 सार्वजनिक स्नान गृह यानी आज की तरह सुलभ कॉम्प्लेक्स है ना, स्नान गृह बनवाए, 15 पुल बनाए, नदियों के ऊपर सड़कों के ऊपर पुल बनवाए का निर्माण करवाए। ऐसा फरिश्ता कहता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के, परंतु फरिश्ता के ये आंकड़े अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी बड़ा चढ़ा के दिखाए गए, जितना किया उससे ज़्यादा बता रहा है। फिरोज ने प्राचीन स्मारकों को सुरक्षा हेतु जो अशोक के 2 स्तंभ लेखों को वो उठाकर दिल्ली लाया था। यानी फिरोज तुगलक जो अशोक के जो अभिलेख थे वो जो दिल्ली के किले में ला के रखे थे, है ना, हरियाणा टोपरा वाला ना पढ़ते हो ना, फिरोज के 2 अभिलेख है ना, तो वो वाले ये अशोक के थे, वो इसे दिल्ली के किले में रखे थे। तो अगला रहते हैं न्याय और परोपकार। 7 नंबर पे न्याय और परोपकार, इसके कार्य और क्या थे। तो फिरोज की न्याय व्यवस्था इस्लाम के कानूनों पर आधारित थी, यानी जो इस्लाम धर्म यानी कुरान जो कहती है, कुरान के अनुसार वो न्याय उसमें यकीन रखता था। न्याय तथा धर्म विभाग के सभी पद उलेमा वर्ग के लिए सुरक्षित रख दिए गए, यानी न्याय का काम और धार्मिक जो धर्म विभाग है उसके सारे काम जो मुस्लिम धर्म के उलेमा है उनको जो है इसमें रखा गया, वो ही जो है ये काम संभालते थे। मुसलमानों के लिए उदार दंड विधान बनाया गया, यानी मुसलमानों में सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के लिए उदार है, शियाओं को तो ये कठोर दंड दे रहा था। तो मुसलमानों के लिए उदार दंड विधान बनाया गया, जबकि हिंदुओं के लिए कठोर दंड विधान जारी किया। मतलब सेम अपराध के लिए मुसलमानों को कम सजा, हिंदुओं या बाकी अन्य धर्म वालों के लिए कठोर, उसी अपराध के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई। राजधानी में मुख्य काजी नियुक्त किया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आज से होता है, वैसे राजधानी में पूरे देश का जो मुख्य काजी होता था वो रहता था। तथा उसकी अधीनता में प्रांतीय राजधानियों, जो प्रांतों की राजधानियाँ थी, तथा प्रमुख नगरों में सहायक काजी, यानी जो प्रांत जो स्टेट के जैसे हाई कोर्ट होता है उस टाइप से, तो प्रांतीय राजधानियों में वो काजी होते थे, और जो मुख्य नगर होते थे उनमें भी उनके सहायता के लिए सहायक काजी, काजी का मतलब न्यायाधीश ही, तो काजियों को नियुक्त किया गया। फिरोज ने शारीरिक यातनाओं को बंद करवा दिया, जो अंग भंग करना, आंख फोड़ना, हाथ काटना, जैसे आज भी होता है ना खाड़ी देशों में, अरब देशों में जो सजा के विधान, उन सबको इसने बंद करवा दिया। फिरोज ने बेकार मुसलमानों के लिए, बेकार से मतलब बेरोजगार से हैं,
तो बेरोजगार मुसलमानों के लिए एक रोजगार दफ्तर भी खोला तथा एक दानशाला दीवाने खैरात, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये बेरोजगारों के लिए और गरीबों के लिए दानशाला दीवाने खैरात भी खोली थी, जिसके द्वारा निर्धन और असहाय मुसलमानों की वयस्क पुत्रियों को, यानी जो शादीशुदा उम्र की जो लड़कियां होती थी, उनके विवाह की व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाती थी। यानी जो गवर्नमेंट जो है, फिरोज की जो सरकार है, वो असहाय निर्धन मुसलमानों की बेटियों का विवाह का खर्चा भी उठाती थी। इसके माध्यम से मुस्लिम विधवाओं तथा अन्य अनाथ बच्चों की परवरिश भी ये दीवाने खैरात विभाग जो करता था। फिरोज ने दिल्ली में एक विशाल चिकित्सालय दारुल सफ़ा का कायम, मतलब एक हॉस्पिटल बनाया बड़ा विशाल आकार का, जिसमें रोगियों को फ्री में चिकित्सा के साथ साथ भोजन भी उपलब्ध कराया जाता था। ये फिरोज के काम थे, परोपकार के कार्य जो इसने किए। अगला लेते हैं नंबर 8 पे एजुकेशन और लिटरेचर, इसके समय शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। तो फिरोज ने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक पाठशालाओं, विद्यालयों और मठों की स्थापना की, और उनमें मतलब ये मुस्लिम धर्म के ही हैं, मदरसे ही हैं एक तरह से बनाए, और उसमें विद्वान लोगों को नियुक्त किया। इन संस्थाओं को सरकार की तरफ से नियमित अनुदान दिया जाता है। आज भी जैसे गवर्नमेंट कुछ संस्थाओं को अनुदान देती है ना, वैसे मतलब उनको खर्चे के लिए जो धन देती थी, अनुदान दिया जाता था। और योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जैसे आज भी दी जाती है, होनहार स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलती है, वैसे होनहार स्टूडेंट को छात्रवृत्ति आजकल तो सभी को मिलती है ना, सभी से मतलब जाति के आधार पर, है ना, धर्म के आधार पर। तो इसने भी धार्मिक आधार पर मुस्लिम होनहार विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। फिरोज ने विद्वानों तथा साहित्यकारों को भी संरक्षण प्रदान किया, यानी फिरोज के दरबार में विद्वान लोग और अच्छे साहित्यकार जो है उसके दरबार में रहते थे। बर्नी और शमसे सिराज अफीक जैसे विद्वान उसी के संरक्षण में, उसके दरबार में उसके पास रहते थे। फिरोज ने भारतीय दर्शन और नक्षत्र ज्ञान से संबंधित, यानी जो हिंदू धर्म के ग्रंथ थे भारतीय दर्शन और नक्षत्र ज्ञान वाले, उनको संस्कृत ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। तो इसका नाम रखवाया था दलाइल फिरोज शाही। तो ये संस्कृत ग्रंथ और का फारसी में अनुवाद कराया, ये परीक्षा में पूछ जाता है कई बार। तो दलाइल फिरोज शाही क्या है, या जो भारतीय दर्शन और नक्षत्र ज्ञान के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किसने कराया, तो फिरोज तुगलक ने। किस नाम से कराया, तो दलाइल फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। वह स्वयं भी एक अच्छा लेखक था, यानी फिरोज तुगलक खुद अच्छा लेखक था। उसने अपना आत्मचरित्र यानी खुद की जीवनी लिखी, फुतुहात फिरोज शाही। उसने फारसी भाषा के साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया, और इस्लामी धर्म ग्रंथों, कानूनों आदि पर अनेक ग्रंथ जो है इसके समय में लिखे गए, इसने लिखवाए। परंतु लेखकों की दृष्टि संकीर्ण धर्मांधता से ग्रसित, यानी जो इसके जो लिखने वाले लेखक थे वो धार्मिक दृष्टि से संकीर्ण बुद्धि वाले, उच्च बुद्धि तत्व वाले, उस हिसाब से लिखा है, यानी धार्मिक रूढ़िवादी से ग्रस्त थे। लेखन शैली में धर्मांधता, रूढ़िवादिता दिखाई देती है। अगला 9 नंबर पे बात करते हैं दास प्रथा की, यानी फिरोज तुगलक जो है ये परीक्षा में बहुत बार पूछ जाता है। इसके पास 1,80,000 दास थे ना, तो इसने फिरोज ने जो है दासों के लिए अलग विभाग भी बनाए रखा था ना। तो फिरोज को बहुत बड़ी संख्या में दास रखने का शौक था। इसके निजी दासों की संख्या 1,80,000 थी। इन दासों की देखभाल के लिए उसने एक अलग विभाग तथा अधिकारी नियुक्त किया। 40,000 दास तो जो है उसके शाही महल में सुल्तान की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए, यानी 1,80,000 में से 40,000 तो उसके महल में ही रहते थे, उसकी ध्यान के लिए, उसकी सेवा के लिए नियुक्त किए गए थे। शेष गुलामों को विभिन्न प्रांतों में नियुक्त किया गया, तो बाकी जो गुलाम थे उनको विभिन्न प्रांत जो उसके थे उसमें नियुक्त किया गया, और प्रांतीय अधिकारियों को उनकी शिक्षा, इन गुलामों की शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और पालन पोषण का उचित प्रबंध करने के लिए कहा गया। यानी वो प्रांत वाले जो सूबेदार होते थे वो इनका जो सारा व्यवस्था करते थे, शिक्षा की, सैनिक ट्रेनिंग की, पालन पोषण की। फिरोज की सेना की बात करते हैं, आर्मी की, तो फिरोज तुगलक एक योग्य सेनानायक नहीं था, है ना, और वे सैन्य संगठन को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि खुद ही नहीं था योग्य, तो वो ध्यान कर देता। उसने स्थायी सैनिकों को वेतन के बदले जागीरें दी, यानी जो जिन सैनिक जो स्थायी थे, परमानेंट थे, उनको पेमेंट की जगह पेमेंट देना बंद कर दिया और उसके बदले में जागीरें दे दी। तो ये एक नेगेटिव उसने काम किया है। और अनियमित सैनिकों को, जो रेगुलर सैनिक नहीं थे, उनको राजकोष से नगद वेतन मिलता था, यानी जब उनकी सेवा की जरूरत होती थी तो उनको पेमेंट दे के बुला लिया जाता था। इस प्रथा से बहुत भ्रष्टाचार जो है फैला फिरोज की सेना में, सैनिक अनुशासन लड़खड़ा गया, इससे सैनिक सेवा भी वंशानुगत हो गई।
तो अनुशासन लड़का गया, सैनिक सेवा भी जो वंशानुगत हो गई। वंशानुगत यानी जो पिता है उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस प्रकार से जो वंशानुगत हो, इससे क्या होगा, योग्यता और शारीरिक क्षमता का सिद्धांत का महत्व जाता रहा। यानी वंशानुगत होने से जरूर थोड़ी है पिता योग्य था, अच्छा सैनिक था तो बेटा भी अच्छा सैनिक योद्धा बने, तो इससे योग्यता और शारीरिक क्षमता का सिद्धांत जाता रहा। सामंती सेना के सैनिकों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण न होकर के सामंतों का नियंत्रण था। यानी जो स्टेट थे, जो प्रांत थे, उसकी जो सेना थी उस पर जो है दिल्ली का नियंत्रण नहीं था, जो प्रांत का सूबेदार था या सामंत था उसका नियंत्रण था। तो परिणाम स्वरूप फिरोज की सैनिक शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई। तो ये फिरोज की अयोग्यता थी जिससे उसकी जो सल्तनत काल की सेना थी वो कमज़ोर हो गई और उसकी स्थिति जो सैनिक रूप से भी पिछड़ गई। अगला हम टॉपिक लेते हैं फिरोज की धार्मिक नीति। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है 7 नंबर के सवाल में वगैरह में। धार्मिक नीति हम पढ़ रहे हैं। फिरोज तुगलक की जो मदर थी वो एक हिंदू महिला थी। तो ये जो हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष के जो संतानें होती थी ये जो ज़्यादा ही बर्बरता इन लोगों ने दिखाई। जैसे औरंगजेब को हम देखते हैं तो नहीं, औरंगजेब नहीं, औरंगजेब की माँ तो मुस्लिम ही थी। फिरोज तुगलक है, और भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं इतिहास में जिनके, तो जहांगीर है, शाहजहाँ है, इनकी माएँ जो है हिंदू थी फिर भी ये बहुत ज़्यादा बर्बर बने। सिकंदर लोदी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बर्बर था। तो ये धार्मिक नीति देखते हैं तो फिरोज ने राजनीति को धर्म पर आधारित बना दिया। यानी जो इसकी राजनीति वो धर्म पर डिपेंड कर दी। इसका मूल कारण एक ही था, एक तो कि उलेमाओं द्वारा उसके उत्तराधिकार का समर्थन करना। तो उलेमा ने इसको सुल्तान बनाया और इसका सपोर्ट किया, इसलिए वो धर्म के फेवर में हो गया। दूसरा उसका स्वयं का जो है स्वभाव जो है धर्म के प्रति रुचि थी, मतलब खुद जो है वो धर्म के प्रति रुचि रखता था। और दूसरा धार्मिक लोगों ने इसका सपोर्ट किया। तो उसका दृष्टिकोण संकुचित तथा संकीर्ण था। यानी उसकी जो सोच थी वो ओछी बुद्धि वाला था, संकुचित था, संकीर्ण था। वह भारत में इस्लाम का प्रसार करना, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना, हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना और हिंदुओं पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करना फिरोज के शासन का मुख्य उद्देश्य बन गया था। तो ये फिरोज के शासनकाल के मुख्य जो इसके धर्म, मतलब इसके जो धर्म पर चलने की नीति थी वो यही थी, है ना। उसने हिंदुओं के धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो धर्म के मेले लगते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया। नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। और वह अपने आप को केवल सुन्नी मुसलमानों का ही शासक समझता था। यानी वो सभी मुसलमानों का शासक नहीं था, केवल सुन्नियों का था। शियाओं पर तो वो अत्याचार करता था, कठोर दंड देता था। और उसकी धार्मिक पुस्तक, मतलब शिया धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें थी उनको जलवा देता था। और इस प्रकार फिरोज अपने युग का सबसे धर्मांध सुल्तान है। धार्मिक मामले में बहुत जो है अंधा था, कट्टर था, जो है दूसरे धर्मों पर अत्याचार करता था। तो ये तो हमने पढ़ी फिरोज की गृह नीति के अंदर और धार्मिक नीति के अंदर। अगला पॉइंट आता है विदेश नीति, है ना। तो फिरोज ने अपने विदेश नीति में क्या काम किया, तो ये हम कल लेंगे। फिरोज की विदेश नीति को नेक्स्ट क्लास में लेंगे।